Knowledge is power. Be powerful. साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस चैनल में लीगल कॉज में। साथियों, अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने की योजना बना रहे हैं या निकट भविष्य में कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान एक व्यक्ति को रखना चाहिए ताकि वह एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने के बाद किसी भी तरह के विवाद से बच सके और उसे किसी भी तरह के लिटिगेशन का सामना न करना पड़े। साथियों, साधारणतया ये होता है कि जब हम कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीदने जाते हैं तो वर्तमान रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसको राजस्थान में जमाबंदी कहते हैं, उस वर्तमान रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर और जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति की बातों का भरोसा करके आप जमीन खरीद तो लेते हैं, लेकिन जमीन खरीदने के बाद उस जमीन से जुड़ी हुई और उसके ओल्ड रिकॉर्ड से रिलेटेड बहुत सी बातों का पता चलता है और आप किसी लिटिगेशन में या किसी विवाद में फंस जाते हैं जिसके बारे में आपको पूर्व में जानकारी नहीं होती है। इसलिए ये सब बातें किसी भी व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है जो एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने की योजना बना रहा है या जिसको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है। साथियों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदने जाएं तो वर्तमान रेवेन्यू रिकॉर्ड, जैसे राजस्थान में जमाबंदी होती है और वो 4 साल तक के किसी भी व्यक्ति की ओनरशिप का रिकॉर्ड होता है, जिसमें 4 साल का रिकॉर्ड होता है। तो आपको ये चाहिए कि आप सबसे पहले उस जमीन का 30 साल का रिकॉर्ड निकलवा लें और उसकी पूरी तरह से जांच कर लें। 30 साल के रिकॉर्ड में 30 साल पहले उस जमीन का स्वामित्व किस व्यक्ति के पास था और उस व्यक्ति से 30 साल में वो स्वामित्व आज के उस व्यक्ति तक कैसे आया जिस व्यक्ति से आप जमाबंदी में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यानी आज मान लीजिए जो जमीन आप किसी ए व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो ए व्यक्ति के पास 30 साल पहले वो जमीन अगर नहीं थी तो 30 साल पहले जिस व्यक्ति के पास थी उससे ट्रांसफर होने के बाद किस तरह से आई और वो चेन ऑफ रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, ये जांच लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वर्तमान जमाबंदी में जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वो गलत एंट्री के आधार पर गलत तरीके से चढ़ा दिया आ गया हो और पिछली जमाबंदी देखने के बाद आपको पता चले कि वो जमीन उस व्यक्ति की नहीं है बल्कि किसी और व्यक्ति की है और पुराना रिकॉर्ड नहीं देखने के कारण या किसी गड़बड़ के कारण वर्तमान जमाबंदी में चढ़ा दिया गया है और उस व्यक्ति से आप जमीन खरीद लें और बाद में आपको किसी विवाद में पड़ना पड़े। इसलिए 30 साल का रिकॉर्ड चेक करके आप इस बात को चेक कर लें कि जो जमीन किसी व्यक्ति के पास आज की तारीख में आई है जिससे आप वो जमीन खरीद रहे हैं वो सही तरीके से ट्रांसफर होने के बाद उस व्यक्ति के पास में आई है। और दूसरी चीज ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि 30 साल का रिकॉर्ड ही चेक करना क्यों जरूरी है, हम 25 साल का या 20 साल का या 15 साल का अगर रिकॉर्ड चेक कर लें तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 30 साल का रिकॉर्ड हम मिनिमम इसलिए चेक करते हैं कि कानून में एविडेंस एक्ट में एक ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी सरकारी रिकॉर्ड जो 30 साल पुराना है उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोर्ट विश्वास करता है। यानी कोर्ट ये मान के चलता है कि अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड है जो 30 साल पुराना है तो 30 साल पहले की जो एंट्री उस रिकॉर्ड में थी वो सही होगी और उस 30 साल के रिकॉर्ड पर किसी तरह का शक नहीं किया जाता कोर्ट के द्वारा। अगर आप 30 साल से पहले 20 साल या 15 साल का रिकॉर्ड करके चेक करके उस पर संतुष्टि कर लेंगे तो हो सकता है इस टेक्निकलिटी की वजह से किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना अगर वो केस कोर्ट में जाता है तो आपको फेस करना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप 30 साल पुराना रिकॉर्ड चेक करके इस बात को इंश्योर कर लें कि जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति की ओनरशिप सही तरीके से आज की तारीख में आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि रिकॉर्ड चेक करने के बाद उस व्यक्ति से जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन जितनी बेच रहा है क्या उतने हिस्से का या उतना शेयर का मालिक है।
अगर मान लीजिए उस जमाबंदी में एरिया लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उस जमाबंदी में एरिया लिखा हुआ नहीं है जितना एरिया वो आपको बेच रहा है, और एक से ज्यादा मालिक हैं, मान लीजिए 2 हैं या 4 हैं या 10 नाम उस जमाबंदी में लिखे हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि उस 10 नामों में से जो व्यक्ति आपको कोई भी भूमि बेच रहा है उसके हिस्से में कितनी भूमि आई है, खासतौर से उस कंडीशन में जबकि उस जमाबंदी में हिस्सा लिखा हुआ नहीं है कि वो 2 बीघा का मालिक है या 4 बीघा का मालिक है। तो आपको उस व्यक्ति के परिवार की पूरी जानकारी करके कि कितने व्यक्ति हैं और कितने ब्रदर्स या बाकी लोगों के साथ मिलकर उस व्यक्ति के हिस्से में कितनी जमीन आई है, और उतनी सही जमीन ही आपको वो बेच रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हिस्से में 1/4 के हिसाब से 2 बीघा जमीन आती है और गलती से कैलकुलेट करके उसने आपको 2.5 बीघा की रजिस्ट्री करवा दी, तो आपके लिए आगे भविष्य में विवाद का विषय इसलिए बन जाएगा कि बाकी लोग आगे ये कहेंगे कि साहब हमारे हिस्से की जमीन इस व्यक्ति ने बेच दी। इसलिए उस व्यक्ति के हिस्से का मालूम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उसका जो आईडी प्रूफ है यानी आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, उस नाम से जमाबंदी में जो नाम दर्ज है वो ठीक तरीके से लिखा गया है, उसके फादर का नाम सही लिखा गया है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जमाबंदी में राम सिंह लिखा हुआ है और उसका जो आईडी प्रूफ है उसमें राम कुमार लिखा हुआ है या सिर्फ राम लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आइडेंटिटी में गलती होने की वजह से रजिस्ट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको आप चेक कर लें, और अगर इन दोनों में कोई फर्क है तो एक एफिडेविट लिखवा लें कि जमाबंदी में जो राम सिंह लिखा हुआ है और आईडी प्रूफ में जो राम लिखा हुआ है वो दोनों एक ही व्यक्ति यानी मेरे ही नाम है और मुझे ही इस नाम से जाना जाता है। तो ये 3 चीजें आप अच्छी तरह से एक बार चेक कर लें ताकि आपको किसी तरह का आगे सामना किसी विवाद का नहीं करना पड़े। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।